साथियों, पुस्तक हम सब एक दूसरे पर निर्भर विषय दृश्य जगत की परमार्थ प्रेरणा। पृष्ठ 56 से पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। हवा असंख्यों बीजों को अपने साथ उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थानों तक पहुंचाती है। इस स्तर के हल्के बीजों की वनस्पति जगत में कमी नहीं है। कुनैन जिस सिनकोना पौधे से बनती है, उसके बीज इतने हल्के होते हैं कि 1 औंस में 70,000 तोले जा सकें। आर्किडों के बीज इससे भी हल्के होते हैं। इनकी बनावट भी ऐसी होती है जैसे पक्षी के परों की। हल्कापन और बनावट की विशेषता दोनों के कारण हवा उन्हें आसानी से उड़ा ले जाती है और कहीं से कहीं ले जाकर पटकती है। कुछ बड़े और भारी बीजों में सूर्यमुखी, डॉडिलियोन, शैक्य, वेलकुन, आक, सेमर, सरकंडा आदि के बीज ऐसे होते हैं जो पैराशूट की तरह बने होते हैं। ये हवा का तनिक्षा सहारा पाकर लंबी उड़ान उड़ने लगते हैं। नीचे उतरने और ऊपर चढ़ने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती। आक के बीज में जो रुई चिपकी होती है, उससे उनका उड़ना कितना सुहावना लगता है। ब्लड फ्लावर, करची, ब्यूमोन्सिया, चाटियम जैसे पौधों के बीज भी रोएदार होते हैं, जिनके कारण उनकी वायु यात्रा बड़ी सरल बन जाती है। अरलू, पराय, सहजन, चीड़ के बीजों की बनावट भी पक्षियों के परों जैसी होती है। वे अपनी इच्छा से नहीं उड़ पाते, पर हवा उनकी उड़ने की सारी व्यवस्था स्वयं जुटा देती है। कुछ तो पूरे फल ही उड़नशील होते हैं। वे अपने बीज परिवार को लेकर क्षेत्र विस्तार प्रयोजन पूरा करने के लिए हवा की सहायता से यात्रा करने पर उतर पड़ते हैं। ऐसे उड़ाकू फलों में गोलोक, मधुलता, जमीकन, फ्रैक्सीनस, होपिया मेपल, डेप्टिरोका रपस, साल आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनमें से एलेथस की बनावट हवाई जहाज से बिल्कुल मिलती जुलती है। उसे देखकर यह असमंजस पड़ता है कि इन्हें देखकर हवाई जहाज बने या हवाई जहाज देखकर प्रकृति ने इन्हें बनाया है। आंधियां, धूल तिनके ही नहीं, हल्के बीजों को भी अपने साथ उड़ा ले जाती है। आंधियां, धूल तिनके ही नहीं, हल्के बीजों को भी अपने साथ उड़ा ले जाती है और कहीं से कहीं उन्हें जा पटकती है। जड़ी बूटियां प्रायः इसी प्रकार यहां से वहां जा पहुंचती हैं। कुछ फल भी स्वार्थी मनुष्यों की तरह बड़े कृपण होते हैं। वे पके हुए बीजों को भी अपने सूखे खोखले में समेटे बैठे रहते हैं। स्वयं भले ही उससे कुछ प्रयोजन सिद्ध ना हो, पर दूसरों को लाभ न मिलने पाए, ऐसी मनोवृत्ति वाले मनुष्य ही नहीं, फल भी दुनिया में मौजूद हैं। लाल पोस्त, सत्यानाशी, कुत्ता फूल,
हंसलता तथा धतूरा इसी प्रकार के फल हैं। हवा जब उन्हें झकझोरती है, हवा जब उन्हें झकझोरती है तो खुद भी उलटने लगते हैं और बीजों को छोड़ने के लिए भी विवश होते हैं। स्वेच्छा से न सही, बलात्कार से सही चलना उन्हें भी प्रकृति के कानूनों पर ही पड़ता है। संग्रही कोई बनना भी चाहे तो प्रकृति उसे वैसा करने की आज्ञा नहीं दे सकती। जो दिया गया है वह देने के लिए है। जो यह नहीं जानते उन्हें इन फलों की तरह दुर्गति और बल प्रयोग का सामना करना पड़ता है। साथियों, पानी में उगने वाली वनस्पतियों के बीजों की लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। यह बीज हल्के और हवा भरे स्पंज की तरह होते हैं, जिससे वे लहरों पर आसानी से तैरते रह सकें। नदियों और समुद्रों के तटों पर उगे हुए पेड़ पौधे भी अपने बीज जल को समर्पित करके उन्हें अन्यत्र चले जाने की खुशी खुशी छूट देते हैं। मनुष्य ही ऐसा है जो स्वजनों को अन्यत्र उपयोगी स्थानों पर जाने से रोककर घर की चार दीवारी में ही बंद रखने के लिए मोहग्रस्त बना रहता है। कमलगट्टे अक्सर पानी में तैरते हुए ही कहीं से कहीं जा उगते हैं। नारियल के फलों का पानी में गिरना और सहस्त्रों मील दूर जनशून्य द्वीपों में जा उगना इसी प्रकार संभव हुआ है। कई फल ऐसे हैं जिनके छिलके बहुत कड़े होते हैं। पक जाने और सूख जाने पर भी वे बीजों को बाहर नहीं निकलने देते। इस कठोर नियंत्रण की उग्र प्रतिक्रिया होती है। बीज विद्रोह कर बैठते हैं और उस भीतरी तनाव से छिलका एक विस्फोट की तरह फटता है और बीज उछलकर बाहर निकल जाते हैं। गुलमेहंदी, वुड शेरिल, नाइट जेसमिन, अरंड, कालमेघ, वज्रदंती, फ्लॉक्स, कंचन लता आदि फलों में अक्सर फटने और बीज उगलने की प्रक्रिया देखने को मिलती है। प्रहलाद, विभीषण, कैकेयी, बाली आदि को अपने अभिभावकों एवं गुरुजनों के विरुद्ध इसी प्रकार विद्रोह करना पड़ा था। अनुचित प्रतिबंध के अहंकारी दुराग्रह अक्सर ऐसे ही विस्फोट उत्पन्न करते रहते हैं। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो हवा, पानी, मनुष्य आदि की सहायता न पाने पर स्वयं ही अपनी प्रवृत्ति प्रेरणा से आत्मविस्तार का रास्ता अपने बलबूते बनाते हैं और जिसका भी आंचल हाथ लगे उसी को पकड़कर आगे चल पड़ते हैं। लटजीरा, गोखरू, वन औखरा, चोर कांटा, बुइया ठीकरी, चित्रक आदि के फल अथवा बीज अपने कानों के साथ पशुओं, पक्षियों के शरीरों एवं मनुष्यों के कपड़ों को पकड़ लेते हैं और उन पर सवारी गांठ कर कहीं से कहीं जा पहुंचते हैं। चींटियां, चूहे, गिलहरी आदि संग्रही प्रकृति के प्राणी बीजों को इकट्ठा करते हैं। बिलों में से छितराकर वे फिर जहां तहां जा पहुंचते हैं।
पक्षियों के पैरों में चिपकी मिट्टी के साथ अथवा उनकी बीट के माध्यम से भी अनेक वनस्पतियां तथा वृक्ष लंबी यात्राएं करते हुए पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक जा पहुंचते हैं। वनस्पतियों और वृक्षों की यह आत्म विस्तार की अपनी उपलब्धियों को सुदूर क्षेत्र में वितरण करने की प्रवृत्ति ठीक उसी प्रकार पाई जाती है जैसी कि प्रकृति प्रेरणा मनुष्य को उपलब्ध है। जो जीवन विद्या का मर्म जानते हैं, जो जीवन विद्या का मर्म जानते हैं, वे अपनी आंतरिक विशेषताओं को बीज सत्ता की तरह परिपक्व करने के लिए अपनी हलचलों का गूदा संजोए। साथ ही यह भी ध्यान रखे कि यह समस्त उपार्जन वितरण के लिए है, ताकि संसार की शोभा सुषमा का विस्तार होता रहे, उसमें कमी न आने पाए। मनुष्य की सेवा सहायता पशु करते हैं। अब तो कुछ दिन ही उनका श्रम मशीनें भी हल्का करने लगी हैं। पहले जब वे नहीं बनी थी तब तो मनुष्य का जीवन आधार एक प्रकार से पशुओं का श्रम ही था। वह स्वयं तो अपने दुर्बल शरीर से बहुत कम कर पाता था, जो करता था वह इतना नहीं होता था कि सुख सुविधा युक्त जीवन जी सके। पशुओं का श्रम दूध, बाल, चर्म आदि की सहायता से ही उसकी समृद्धि भूतकाल में बनी रही। आज भी विश्व का अर्थ उत्पादन पशुओं के माध्यम से इतना होता है जो विश्व उपार्जन का 2/3 है। एक तिहाई ही मशीनें उत्पन्न करती हैं। साथियों, जिस प्रकार पशु मनुष्य जात के जीवनाधार रहे हैं, उसी प्रकार वनस्पति न केवल मनुष्यों की वरन पशु पक्षियों की जीवनाधार रही है। यहाँ तक कि कीट पतंग भी उसी के अंचल में पलते पनपते रहे हैं। विशाल दृष्टि से देखा जाए तो वनस्पति ही जीवन का मूल स्वरूप है। उसी को खाकर जीवधारी जीवित हैं। जल जीवों का जीवन क्रम भी यही है। समुद्र सरोवर में एक हल्के किस्म की वनस्पति होती है, वही जल जीवों का मुख्य आधार है। अकेले पापी पर ही वे जीवित नहीं रहते। अकेले जल पर ही वे जीवित नहीं रह सकते। जीवन रक्षा के लिए उन्हें भी वनस्पति चाहिए। और जिन जलाशयों में छोटे या बड़े रूपों में होगी, जिन जलाशयों में वनस्पति छोटे या बड़े रूपों में होगी, उसी में जल जीव जन्मेंगे, बढ़ेंगे। वनस्पति जगत का सर्वप्रधान और सर्वत्र उपलब्ध पौधा है घास। यह घास पैरों तले कुचलती रहती और तुच्छ नगण्य प्रतीत होती है, पर उसकी गरिमा पर विचार करें तो वह आश्चर्यजनक महत्व की प्रतीत होती है। घास अपने आप को जीव जगत की रक्षा, अभिवृद्धि और पोषण के लिए किस प्रकार खपाती है, यह द्रष्टव्य है। वनस्पति शास्त्रियों का कथन है कि घास धरती के 5वें हिस्से में छाई हुई है।
उसकी 6000 जातियां अब तक ढूंढी जा चुकी हैं, उसे एक प्रकार से जीवधारियों का जीवन ही कहना चाहिए। उसे एक प्रकार से जीवधारियों का जीवन ही कहना चाहिए। पानी की बाढ़ पर रोकने के लिए बांध जो काम करते हैं, उससे लाखों गुना अधिक काम घास करती है। यदि घास ना हो तो वर्षा का पानी इतनी तेजी से बहे कि नदियों में विकराल बाढ़ें आए और जमीन का बहुत बड़ा भाग कटकर खड्ड बनने लगे और उपयोगी मिट्टी समुद्र में पहुंचकर उपजाऊ क्षेत्र घटा दे। वह मिट्टी समुद्र को उथला कर दे और भरा हुआ पानी बाहर फैलने से तटवर्ती स्थानों के डूबने का खतरा हो जाए। जमीन में पानी सोखने की शक्ति घास की जड़ों से ही पैदा होती है। यदि घास ना हो तो सूखी मिट्टी, ठोस या रेतीली पानी की अधिक मात्रा देर तक पचा सकने में समर्थ न हो। हर मौसम और हर परिस्थिति में घास अपने आप को जीवित रखती है। घोर गर्मियों में जबकि वह सूख जाती है और जल गई प्रतीत होती है, तब भी उसका जड़ वाला भाग गीला और जीवित रहता है। यही कारण है कि वर्षा होते ही वह देखते देखते उग आती है और चारों ओर हरियाली छा जाती है। पहाड़, मैदान, मरुस्थल, शीत प्रधान अति उष्ण प्रदेशों में ही नहीं, अथाह समुद्र की तली में भी उसका अस्तित्व पाया जाता है। काई के रूप में वह जलाशयों में भी छाई रहती है। अमरबेल की तरह बिना जड़ के भी, बिना जमीन की सहायता लिए हुए भी वह अपना अस्तित्व बनाए रह सकती है। साथियों, इसी क्रम को आगे बढ़ाए रखते हुए परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को इसी पुस्तक से अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। तब तक चिंतन मनन जरूर करिए, पुनः सुनिए, बार बार सुनिए। ओम शांति।